जब जब कट्टरपंथी ताकतें कहीं किसी भी देश में हावी हो जाएंगी, वहाँ पे पुरानी सोच, जो रूढ़िवादी सोच है उनकी, वो शुरुआत हो जाए। वो भविष्य के लिए नहीं सोचते, उनके लिए सिर्फ सोच मल मूत्र गाय, यही इनका मुद्दा होगा। इससे ऊपर इनका मामला नहीं होता कि अगर आपने खुदाई अब शुरू कर दी और वहाँ पे अगर मूल निवासी जो देश के जो बहुजन समाज हम बार बार कहते हैं, उन्होंने उस पर अपनी नज़र बनानी शुरू कर दी जी, तो ज़्यादातर जितने मंदिर हैं उसके अंदर बौद्ध विहार निकल जाएंगे, आधे से ज़्यादा। आप चंद्रशेखर के बयान को कोट कर रहे नहीं, मैं चंद्रशेखर की बात नहीं कर रहा। मैं इनका मकसद ये नहीं अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिले, रोजगार मिले, ये इनसे किसी से मतलब नहीं है। इन्हें क्या चाहिए? मल चाहिए, मूत्र चाहिए, गोबर खाना है, ये पीना है, बस। और आपने देखा एक बात, जब खुदाई होती है, जब खुदाई जहाँ भी होती है तो वहाँ पे जो सभ्यता निकलती है वो बुद्धिज़्म की निकलती है, लेकिन ये जबरदस्ती उसे अपनी सभ्यता बना लेते हैं। बाकी का इनका धर्म बचता रहे, धर्म के चक्कर में गोबर भी खा लेंगे, मूत्र भी पी लेंगे, सब काम हो। कल को उन्होंने मंदिरों में से अगर कहना शुरू कर दिया कि भी हमारे बौद्ध विहार इन्हें हमें खाली करो, तब क्या होगा? 85% भारी या 3% भारी पड़ेगा, ये बताइए। पहले पट्टी बंदी होती थी, वो पट्टी हट चुकी है। तो पहले पट्टी बंदी होती थी, तब वो किसी का उसका धर्म, जाति और पॉलिटिक्स नहीं देखती थी, न्याय व्यवस्था। अब आंखें खुल गई हैं, तो आंखें खुल गई तो अब दिख रही कि हाँ, ये भाजपा का रंग है। 20 करोड़ से आप मर्दाओ 130 करोड़ लोग डर सकते हैं, पॉसिबल है। और ये बात समझिए कि भाजपा के आने के बाद ही डर शुरू हुआ। हमें क्या आवश्यकता आरक्षण की? अगर हमारे बच्चों के साथ जातिगत शोषण नहीं होगा, हमारे बच्चों को जाति के नाम पे नहीं मारा जाएगा, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दी जाएगी। यानी भाजपा के आते ही, यानी इससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही, गठबंधन की सरकारें रही, उन्हें डर नहीं था कि मुसलमान कुछ कर लेगा, लेकिन हिंदूवादी पार्टी, हिंदू का दबदबा और कट्टर सनातनी बैठे हुए हैं जी, और उन्हें डर लग रहा है। मेरी बात से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे, मुस्लिम्स जैसे दलितों ने अपनी लीडरशिप तैयार करी, तो आज उनके शोषण की स्थिति में थोड़ी कमी आई। आज वो नेतृत्व कर रहे हैं। मुस्लिम समाज अपना नेतृत्व नहीं खड़ा कर पा रहा, वो हमेशा दूसरे की दड़ी बिछाने की कोशिश कर रहा है। आप बताइए कितने नेता हैं मुस्लिम समाज के? अगर एक आध का नाम छोड़ दो तो दूसरे का नाम याद नहीं आएगा आपको। दोस्तों, देश भर में एक मुद्दा चल रहा है, संबल विवाद। उसके बाद अजमेर शरीफ का नाम आया। ज्ञानवापी से होता हुआ सिलसिला लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लोगों के कई बयान सामने आ रहे हैं। जंतर मंतर पर कल जैसा कि एक संबल का डेलीगेट्स भी पहुंचा था, जिसने अपनी बात रखी, विरोध और कहीं ना कहीं समर्थन, दोनों की बातें चल रही है। इस वक्त हमारे साथ सरदार बलविंदर सिंह जी मौजूद है। सर, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी ये देश के अंदर, जहां आज जो बाकी देश हैं, आप जब वेस्टर्न की तरफ जाओगे तो वो 50 साल आगे है और भारत 500 साल पुरानी चीज़ों पे बात कर रहा है, तो क्या ये देश के लिए सही है? सबसे पहले आपके दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। और आप जब ये बात कह रहे हैं कि जहाँ पश्चिमी देश आगे बढ़ रहे हैं और हमारा देश पीछे की तरफ जा रहा है, देखिए, जब देश में कट्टरपंथी ताकतें हावी हो जाती हैं तो देश हमेशा नीचे को होना शुरू हो जाता है। देखिए, पाकिस्तान का क्या हाल है, आपने देखा, वहाँ कट्टरपंथी ताकतें जब जमी तो पाकिस्तान धराशायी हो गया पूरा। बांग्लादेश का क्या हाल हुआ? वही हाल हुआ। तो जब जब कट्टरपंथी ताकतें कहीं किसी भी देश में हावी हो जाएंगी, वहाँ पे पुरानी सोच, जो रूढ़िवादी सोच है उनकी, वो शुरुआत हो जाए। वो भविष्य के लिए नहीं सोचते, उनके लिए सिर्फ सोच मल मूत्र गाय, यही इनका मुद्दा होगा। इससे ऊपर इनका मामला नहीं होता। इनका मकसद ये नहीं अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिले, रोजगार मिले, ये इनसे किसी से मतलब नहीं है। इन्हें क्या चाहिए? मल चाहिए, मूत्र चाहिए, गोबर खाना है, ये पीना है, बस। बाकी का इनका धर्म बचता रहे, धर्म के चक्कर में गोबर भी खा लेंगे, मूत्र भी पी लेंगे, सब काम हो जाएंगे। और लग रहा है जिस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप बार बार जिस तरह से अभी आपने ज्ञानवापी का भी नाम लिया, आपने संभल की घटना, जो वहाँ की शाही मस्जिद है उसके भी बात करी, और उससे पहले अगर हम बात करें अयोध्या वाली जो बाबरी मस्जिद थी वो उसकी भी बात करें। देखिए, ये जो बार बार विवाद बनाया जा रहा है, राजनीतिक विवाद है, क्योंकि भाजपा को पता है कि जब जब वो लगातार हिंदुत्व का खेल खेलती है, धर्म पे खेलती है ज़्यादा फ्रंट फुट पे, तो कहीं ना कहीं उसकी सीटें बढ़ती हैं और विपक्षी दल धराशायी होते हैं। और इसी को लेकर ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर आपने खुदाई अब शुरू कर दी
और वहाँ पे अगर मूल निवासी जो देश के जो बहुजन समाज हम बार बार कहते हैं, उन्होंने उस पर अपनी नज़र बनानी शुरू कर दी जी। तो ज़्यादातर जितने मंदिर हैं उसके अंदर बौद्ध विहार निकल जाएंगे, आधे से ज़्यादा। आप चंद्रशेखर के बयान को कोट कर रहे हैं? नहीं, मैं चंद्रशेखर की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। आप देखिए किसी के अंदर भी आप कहिए, देखिएगा मंदिरों के अंदर आज भी हम देखते हैं, बालाजी के अंदर अभी देखा आपने बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है जी। और बुद्ध की प्रतिमा को उन्होंने दूसरी बनाई हुई है। इसी तरह और बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा को माता रानी का बना के इन्होंने पेश कर दिया। तो इस तरह बहुत सारे वो हैं। और आपने देखा एक बात, जब खुदाई होती है, जब खुदाई जहाँ भी होती है तो वहाँ पे जो सभ्यता निकलती है वो बुद्धिज़्म की निकलती है, लेकिन ये ज़बरदस्ती उसे अपनी सभ्यता बना लेते हैं। अगर आप सोचिए इस देश का जो 85% बहुजन समाज, अगर वो एक होकर उन्होंने कह दिया कि ये हमारी है तो फिर क्या होगा। आज आप मुसलमानों की मस्जिदों में से तो आप वो निकाल रहे हो, कल को उन्होंने मंदिरों में से अगर कहना शुरू कर दिया कि भी हमारे बौद्ध विहार इन्हें हमें खाली करो, तब क्या होगा। 85% भारी या 3% भारी पड़ेगा, ये बताइए। कोर्ट को भी ये संज्ञान लेना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जब एक 1991 का एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, उसके बावजूद भी अगर ये निचले कोर्ट अगर बार बार आपको चैलेंज कर रहे हैं तो आपके ऊपर उंगली उठ रही है, प्रश्न चिन्ह उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि आपके बस की अब कानून व्यवस्था या कानून बनाना या न्याय देना अब आपके बस की नहीं है, क्योंकि निचली अदालतें अब वहाँ पे फैसले तय करेंगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। और सीधी सी बात है, 1947 के बाद 1950 जब देश का संविधान लागू हुआ तो उसमें जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहेगी, ये क्लियर इस देश का संविधान कहता है, सबका बराबर का अधिकार है। तो उसमें आप बार बार छेड़खानी कर रहे हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसी पिटीशन दायर कर रहे हैं उनके ऊपर क्या उन पे केसेस दर्ज नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे देश का माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ जा रहा है। अच्छा, तो वो तो जो पक्षधर हैं, चाहे विष्णु शंकर जैन हो या फिर जितने भी ये जो समुदाय इनके पीछे हैं जो ये अपील दायर करवा रहे हैं, तो अगर अपील कोर्ट तक जा रही है तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे होगा, ये भी तो एक संवैधानिक तरीका ही होगा ना। देखिए अपील जारी है, मैं उसे मना नहीं कर रहा, लेकिन आप समझिए जब ये सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के अंदर फैसला दिया होगा तो पहले निचली अदालत में गया होगा जी, उसके बाद हाई कोर्ट में गया होगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया होगा, सुप्रीम कोर्ट की फिर बड़ी बेंच पे गया होगा, ऐसी तो गया होगा। तो मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब उसके बाद जो राइट उसके पास है ही नहीं, निचली अदालत के पास, बार बार वो प्रश्न चिन्ह उठा रहा सुप्रीम कोर्ट पे। आप समझिए, निचली अदालत कह रही सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत हैं, हम नहीं कह रहे हैं, निचली अदालत कह रही है, उसका जज कह रहा है। जब तभी तो कह रहा है कि करवाइए सर्वे, इधर सर्वे क्या ऐलान करते हैं, अगले दिन ही पहुंच के कहते हैं नहीं तोड़ो, कर दो सर्वे और खुदाई कर दो, जो करनी करने लो। तो समझिए ना राजनीति, क्योंकि निचली अदालतों के जो जज हैं आजकल हमने देखा ज़्यादातर जजों को पॉलिटिकल पार्टियों में कुछ ना कुछ पद मिल जाता है, जैसे ही रिटायर होता है तुरंत पार्टी पद मिल जाता है और ये उसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आजकल ऐसा लग रहा है कि कानून पहले पट्टी बंदी होती थी, वो पट्टी हट चुकी है। तो पहले पट्टी बंदी होती थी तब वो किसी का उसका धर्म, जाति और पॉलिटिक्स नहीं देखती थी न्याय व्यवस्था। अब आंखें खुल गई हैं, तो आंखें खुल गई तो अब दिख रही है कि हाँ ये भाजपा का रंग है, तो मतलब यहाँ हमें फ़ायदा होगा, तो वो वहीं पे चढ़ जा रहे हैं। यानी जुडिशरी सिस्टम में भी ये आप मानते हैं सब होता है? देखिए आप देखिए ना, जितने भी जज अभी तक निकले हैं, चीफ जस्टिस तक निकले हैं, वो पॉलिटिकल राज्यसभाओं में गए हैं जी। ये एक हकीकत नहीं है भाई। अगर वो राज्यसभा में जा रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले, आप एक सर्वोच्च पद पे बैठकर एक पॉलिटिकल पार्टी के उस पर राज्यसभा पे जा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ है ना मन में, ये तो साफ दिखाई देता है, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं रही। और आप रही बात, बार बार मैं एक बात कहता हूँ, इस देश को बनाने में बार बार जब ये मस्जिदों के अंदर मंदिर को ढूंढा जा रहा है, तो भाई आपसे दरखास्त है कि ये काम बंद कीजिए, क्योंकि आपके पास जितने मंदिर है इतने तो शायद उनके पास मस्जिद भी नहीं है। आपके पास जो मंदिर है उन्हें संभाली ना, आपसे वो तो संभाल नहीं रहे, आप मस्जिदों में घुस के वो कर रहे हैं, वो चीज़ तो गलत है ना। आप किसी की धार्मिक आस्था के पास जाके आप उसे कह रहे हैं नहीं ये हमारी है, सारी चीज़ें आपकी है तो उनकी क्या है। अब हिंदू धर्म खतरे में है, तो इसीलिए तो बागेश्वर बाबा जो है वो रैली लेकर निकल चुके हैं। देखिए अब कह रहे हैं कि सनातन को एक करके रहेंगे। ये तो मैं मूर्खता कहता हूँ, हिंदू धर्म खतरे में। एक तरफ तो आप कहते हो हम 90% से ज़्यादा हिंदू हैं, और आज तक जो इतिहास में जो है इस देश के सारे प्रधानमंत्री हिंदू बने जी। जितने भी मंत्रालय सब हिंदुओं के पास है, एक को छोड़ के जो है बाकी सारे हिंदू थे, राष्ट्रपति भी, तो भी डर इन्हीं को है। बताओ 16% तक 20 करोड़ के आसपास ये लोग हैं, 20 करोड़ से आप बताओ 130 करोड़ लोग डर सकते हैं, पॉसिबल है। और ये बात समझिए कि
भाजपा के आने के बाद ही डर शुरू हुआ। जी। इससे पहले की सरकारों में उन्हें डर नहीं लगा हिंदुओं को, लेकिन भाजपा के आते ही डर शुरू हो गया। जो हिंदुत्व का नेतृत्व कर रहा है, भाजपा के आते ही चेतना जागृत हुई। नहीं, चेतना नहीं, अभी बताता हूँ। यानी भाजपा के आते ही, यानी इससे पहले कांग्रेस की सरकारें रहीं जी, गठबंधन की सरकारें रहीं, उन्हें डर नहीं था कि मुसलमान कुछ कर लेगा, लेकिन हिंदूवादी पार्टी, हिंदू का दबदबा और कट्टर सनातनी बैठे हुए हैं जी, और उन्हें डर लग रहा है 20 करोड़ से। ये तो मजाक हो गया ना एक तरह से, ये तो सियासत है, 20 करोड़ को डरा के 130 करोड़ का सियासत करना। और पहली बात आपको समझना होगा, इस देश का जो मुस्लिम समाज है, इस देश में जो मुस्लिम समाज है वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो इस देश का खुद का मूल निवासी है। जी। आप बार बार जब उनके वो कहते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दलितों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करने की एक लड़ाई है, क्योंकि वो कन्वर्टेड दलित और पिछड़े ही हैं जो मुस्लिम यहाँ पर है इस देश में। क्योंकि जो और वो जो आई थी बाहर की संतानें जो आई थी, वो तो चली गई थी लूटपाट करके, वो चली गई थी अपने राज्य वापस। भाई यहाँ के जो मुस्लिम बने थे, जो कन्वर्टेड हुए, वही तो लोग थे, यहीं के लोग थे। अब आप उन लोगों पे, पहले आप जाति के नाम पे उन लोगों को मारा आपने, कास्टिज्म के नाम पे आप मारते थे। अब उन्होंने धर्म परिवर्तन करे, दूसरे धर्मों में चले गए, तो आप उनको फिर भी मार रहे हो। तो ये समझना पड़ेगा सबको ना। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये तराशना, हिंदू मंदिर की सियासत को ख़त्म करना है, होगा। और देश के जो बहुजन समाज के लोगों ने एक बात समझनी होगी, अगर आप, बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अगर आपको अपने हक अधिकार चाहिए तो सत्ता की चाबी को अपने हाथ में रखना होगा। सिर्फ 3% लोगों ने सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखी और पूरे देश को नचा रहे हैं पागलों की तरह। और यहाँ का जो 85% से ज़्यादा जो लोग हैं वो गुलाम बने पड़े हैं, वो भेड़ बने हुए हैं। और शेरों को भेड़ बना दिया गया और गीदड़ों को शेर बना दिया गया। ये सोचिए आप। अभी जो आप जो बहुजन की बात कर रहे हैं बार बार, तो इसमें दो बातें उठती हैं। पहला ये कि बहुजन किसके साथ जाएं, क्योंकि बहुजनों में खुद ही दो फांड हो चुकी हैं आज की डेट में। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनका एक जो रास्ता है वो साफ नज़र होता नहीं आ रहा। दूसरा ये कि अगर भाजपा के अलावा हम कांग्रेस या विपक्ष को अगर गठबंधन के रूप में जो बहुजन देखता है, तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो तो विदेशों में जाके कहते हैं कि हम आरक्षण हटा देंगे। नहीं, देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमें समझनी होंगी जी। पहली बात, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ जी। मेरे जितने मुझे जानते हैं, मैं ना कभी कांग्रेस का समर्थक था ना हूँ जी। लेकिन एक बात समझिए, ये बात बड़ी भारतीय जनता पार्टी बड़ी अच्छी तरह से काम करती है, एडिटिंग करके वीडियो चलाना। क्योंकि देखिए, हम बार बार डॉक्टर BR अम्बेडकर ये कहते थे कि अगर सब कुछ बराबर हो जाए, अगर सारी चीज़ व्यवस्थाएं सही हो जाए, कास्टिज्म खत्म हो जाए, तो हमें आरक्षण की आवश्यकता क्या है। जी। अगर हमारे साथ, अगर हमें उस सर्वोच्च पदों पे जाने के वो मिल जाए, प्रतिनिधित्व मिल जाए, तो हमें आरक्षण की ज़रूरत क्या है। आरक्षण तो तब मिल रहा है ना हमें जब हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। यह हकीकत है कि अगर देखिए आप, हमारे बच्चे जो एग्ज़ाम में, जो क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें पास होते हैं, टॉपर में आते हैं नाम, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू आता है वो हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं। इंटरव्यू में कौन बैठे हैं? उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे स्वर्ण जाति के लोग बैठे हुए हैं। तो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, और वैसे पढ़ने में इतने अच्छे हैं कि सवर्णों से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में एकदम ही डाउन हो जाती है। पॉसिबल है? तो ये तो साफ बताता है ना कि सवर्ण लोग अपने लोगों को सेलेक्ट करते हैं, हमारे बच्चों को जाने नहीं देते, मौका नहीं मिलता। क्या ये सच्चाई नहीं है? दिल्ली के ये जो महावीर यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, वहाँ पे 2014 के अंदर बच्चों की जातियाँ देख के बच्चों को फेल किया जा रहा था। ये भी तो हकीकत रही है ना। मेडिकल के एग्ज़ाम में फेल कर दिया जाता था बच्चों को, ये तो कोर्ट में सिद्ध हुआ है। मतलब ये यानी कि जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, उनको जानबूझ के फेल किया गया। तभी तो आरक्षण की व्यवस्था करी गई, ताकि प्रतिनिधित्व तो उन्हें मिल सके। भाई रोजगार में, शिक्षा में, हर क्षेत्र में हमें प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन ये लोग नहीं देते, तो आरक्षण की जरूरत है। लेकिन अगर वो प्रतिनिधित्व हमें ईमानदारी से मिलना शुरू हो गया, तो हम क्यों मांगेंगे आरक्षण? एक बात बताइए, हमें क्या आवश्यकता आरक्षण की? अगर हमारे बच्चों के साथ जातिगत शोषण नहीं होगा, हमारे बच्चों को जाति के नाम पे नहीं मारा जाएगा, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दी जाएगी। इस देश का हम बात करते हैं, एजुकेशन का एक स्तर कर दीजिए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि देश के अंदर आज के वक्त में शिक्षा पे बात हो रही है कहीं भी? देखिए, इस देश में हो क्या रहा है कि पहले कुछ समय तक हम लोग ये बार बार कहते थे शिक्षा पे चर्चा हो जी। चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे भाजपा की सरकार रही है, शिक्षा पे इनका इतना फोकस नहीं रहा। ईमानदारी की बात है। नहीं तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करते ये लोग, और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके ये लोग क्या करते कि चाहे अधिकारी का बेटा हो, या नेता का बेटा हो, या चपरासी का बेटा हो, या ठेले वाले रिक्शे वाले का बेटा हो, वो एक ही स्कूल में जाते।
प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करके सारा सिस्टम सरकारी करते हैं। होता क्या, आज प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा दिया गया है, प्राइवेट में तो अच्छी अच्छी फीस दे के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे सरकारियों में पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जब तक शिक्षा की बात तभी होगी ना, जब शिक्षा पे काम किया जाएगा, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। भाई कोई भी समाज वही बढ़ेगा ना जिससे शिक्षा मिलेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कैसे बढ़े, आज उन्हें क्यों पूछा जाता है लोगों के बीच में? क्योंकि उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, कलम को हथियार बनाया। सिंह साहब, मुद्दे वापस आते हैं। ये जो अब यहाँ से उठकर ये प्रकरण अजमेर शरीफ तक जा रहा है, जो शायद एक बहुत गंभीर विषय हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? इसके परिणाम क्या घातक भी हो सकते हैं देश के लिए? देखिए, घातक अभी तो नहीं होंगे, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, लेकिन हाँ आने वाले समय में धीरे धीरे और बढ़ेंगे मामले, और कहीं ना कहीं हम एक टकराव की तरफ जा रहे हैं। और इसके लिए मैं कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी दोषी मानता हूँ। मेरी बात से कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे, मुस्लिम्स जैसे दलितों ने अपनी लीडरशिप तैयार करी तो आज उनके शोषण की स्थिति में थोड़ी कमी आई, आज वो नेतृत्व कर रहे हैं। मुस्लिम समाज अपना नेतृत्व नहीं खड़ा कर पा रहा, वो हमेशा दूसरे की दड़ी बिछाने की कोशिश कर रहा है। आप बताइए कितने नेता हैं मुस्लिम समाज के, अगर एक आध का नाम छोड़ दो तो दूसरे का नाम याद नहीं आएगा आपको। और युवा जो है वो सियासत में आना नहीं चाहता, बुजुर्ग जो हैं वो अपनी कट्टरपंथी जो सोच के साथ वो आगे बढ़ना बढ़ने नहीं देना चाहते। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी नुकसान खा रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर दलित और मुस्लिम समाज एक साथ आ जाए तो कोई माई का लाल नहीं है जो इन्हें टच भी कर दे। लेकिन हो क्या रहा है, अपनी ढपली अपना राग के चक्कर में मुस्लिम समाज कह रहा है कि भाई हम अछूत, तो हम दलितों के साथ नहीं आएंगे, नेतृत्व कर लेंगे। नेतृत्व चाहते हैं लेकिन दलितों के साथ नहीं आएंगे। अरे भाई याद रखो, जो हालात दलितों के साथ पीछे इतिहास में हुआ है वो हालात अब आपके साथ किए जा रहे हैं। आपको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। दलित समाज एकमात्र ऐसा समाज है जो इस समाज में उठकर ऊपर आया, वापस रिटर्न आया है। तो वो कैसे आया? जो रिटर्न आया है, जो वापसी करा है और वापस समाज में आया है, तो उसके साथ मिलकर बैठोगे तभी तो आप भी बाहर निकलोगे इस परिधि से। तो आपको एक साथ आना पड़ेगा, तभी कुछ बदलाव आएगा। अन्यथा देखिए, दलित तो पिट ही रहा था, अब तो वो लड़ना सीख गया, वो तो लड़ रहा, मार भी रहा और पिट भी रहा है, दोनों काम कर रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज पिट ही रहा है की तरफ। अगर आप देखो, तमाम जितनी देखोगे हर जगह पिट ही रहा है। सारे बच्चे उठ रहे, जेलों में ही जा रहे हैं जितने हैं। आज भी 87% से ज़्यादा जो जेलों में लोग हैं वो दलित और मुस्लिम हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं। और मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो 30-40 साल जेल में रहने के बाद बाइज्जत रिहा होकर आए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें वो पूरी ज़िंदगी निकल गई और उसके बाद बाइज्जत रिहा अब जाके होते, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। आप समझिए क्या हालात रहे, पूरी ज़िंदगी जेलों में निकल। तो अब ये मुस्लिम युवा को सोचना पड़ेगा भविष्य में, क्या आपका भविष्य भी जेलों में जाना चाहता है या इस तरह के आए दंगे जो फसाद होते हैं उनमें शामिल होना चाहता है? ये फैसला मुस्लिम समाज को खुद करना पड़ेगा। नहीं तो समय है, दलित मुस्लिम अगर एक साथ आ जाएं तो मैं कहता हूँ इस देश की सियासत भी हिल जाएगी, उनका खुद का नेतृत्व भी तय हो जाएगा और साथ में कहीं ना कहीं संसाधनों पे भी बराबर का हक अधिकार मिल जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सरदार बलविंदर सिंह जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर बात रखी और संभल से लेकर अजमेर शरीफ तक जैसे मुद्दे, और चाहे दलित प्लस मुस्लिम के साथ आने से देश की राजनीति में जो बदलाव आ सकते हैं उस पर ही बात करी। बाकी संभल मुद्दे पर अब आगे की अपडेट क्या रहती है हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहे दिल्ली दर्शक। नमस्कार।